एक गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। वो ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था। अभी कुछ महीनों पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था ममता। चमन एक मजदूरी की नौकरी करता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो सारा दिन ख्वाब देखता रहता था कि वो जल्दी ही बिना कुछ किए अमीर हो जाए। शुरुआत में तो चमन थोड़ा ठीक से रहता था, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे अपने असली रंग दिखाने लगता है। एक दिन वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर आता है। अरे मेरे लिए खाना लगाओ, कहाँ चली गई? आप आज फिर से पीकर आए हैं। पीना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा गलत बात है। तू मुझसे जबान लड़ाती है। तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपने पति को उल्टा जवाब देती है? अजी, लेकिन मैं आपको कोई भी उल्टा जवाब नहीं दे रही। मैं तो सिर्फ आपके भले के लिए कह रही हूँ। मैं अपना भला बुरा तुझसे ज्यादा अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मुझसे ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तूने फिर से मुझसे बहस की। रुक, अभी मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। उसके बाद चमन ममता को बहुत ज्यादा मारने लगता है। ममता चमन को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चमन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और बिना वजह उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। उसके बाद चमन अपने कमरे में चला जाता है। फिर ममता वहीं बैठकर रोने लगती है। अब तो ये रोज का ही हो गया था। चमन हर रोज आता और जानबूझकर ममता से लड़ाई करता। फिर चमन ममता को बहुत ज्यादा मारता पीटता था, लेकिन ममता फिर भी उसके सारे अत्याचार सहती थी। इस तरह 1 साल बाद ममता को एक छोटी सी बेटी होती है, लेकिन उसके बाद भी चमन की किसी आदत में सुधार नहीं आता। अब उनकी बेटी भी बड़ी हो गई थी और वो 5 साल की हो गई थी। फिर एक दिन जब चमन टीवी देख रहा था और पिंकी वहीं पर खेल रही थी। तुम्हें दिख नहीं रहा मैं यहाँ पर टीवी देख रहा हूँ? तो यहाँ पर खेलने की क्या जरूरत है? जाओ बाहर जाकर खेलो, और जब तक मैं ना बोलूं तब तक घर के अंदर मत आना। हाँ पापा। जाओ। उसके बाद पिंकी डरते हुए घर के बाहर चली जाती है और अपने घर की दहलीज पर बैठ जाती है। वो चमन से बहुत ज्यादा डरती थी, क्योंकि चमन अक्सर उसे छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा डांटा करता था। उसके बाद पिंकी बाहर बैठकर अपनी मम्मी का इंतजार करने लगती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। ममता बाजार से सब्जियां लेने गई थी। जैसे ही ममता सब्जी लेकर घर आती है, वो पिंकी को बाहर उदास बैठे हुए देखती है। बेटा, आखिर तुम इस तरह बाहर क्यों बैठी हो? मम्मी, वो पापा ने मुझे बहुत ज्यादा डांटा। पापा टीवी देख रहे थे और मैं भी वहीं पर खेल रही थी, तो उन्होंने मुझे डांट कर कहा कि बाहर जाकर बैठ जाओ। अच्छा ठीक है, अब मैं वापस आ गई हूँ ना, चलो मेरे साथ अंदर चलो। उसके बाद ममता पिंकी को लेकर घर के अंदर चली जाती है और खाना बनाने लगती है। तुमने कितना बेस्वाद खाना बनाया है, इसमें तो जरा सा भी नमक नहीं है। इतने साल हो गए और तुम्हें अब तक ढंग से खाना बनाना नहीं आया। आखिर तुम पूरा दिन घर पर करती ही क्या हो? देखिए, इसमें जरा सा नमक ही तो कम है। मैं अभी नमक लाकर सब्जी में डाल देती हूँ। अब क्या फायदा? अब तो तुमने मेरा सारा स्वाद खराब कर दिया। तुम्हें पहले ही ध्यान रखना चाहिए था। चमन ममता पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था, जिसकी वजह से पिंकी डर रही थी। देखिए, हमारी बेटी सामने ही बैठी है। आप प्लीज इस तरह मत चिल्लाइए, वरना वो बहुत ज्यादा डर जाएगी और उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब सारी गलती मेरी ही है, हैं? एक तो तुम गलती करती हो, ऊपर से मुझसे जबान लड़ाती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। उसके बाद चमन बेल्ट लेकर ममता को मारने के लिए उसके तरफ आता है। देखिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हमारी बच्ची का तो ख्याल कीजिए। लेकिन चमन ममता की एक भी बात नहीं सुनता। उसके बाद वो बेल्ट से ममता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है, जिसे देखकर बेचारी पिंकी बहुत ज्यादा सहम जाती है और वहाँ पर रोने लगती है। मम्मी। इतना ज्यादा मारने के बाद चमन अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिंकी बहुत ज्यादा डर गई थी और उसे अपने मम्मी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज्यादा चिंता मत करो। उसके बाद ममता भी रोने लगती है और वो पिंकी को चुप करवाने के बाद उसे भी सुला देती है। अब दिन ब दिन चमन बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करने लगा था, जिसका बुरा असर पिंकी में भी नजर आ रहा था। उसे अपनी बेटी से भी कोई लगाव नहीं था। ममता नहीं चाहती थी कि पिंकी ऐसे माहौल में पली बढ़े, इसलिए वो सोचती है कि वो अपने मायके जाकर रहेगी। फिर अगले दिन ममता पिंकी को लेकर अपने मायके चली जाती है। वहाँ पर उसकी भाभी थी। आओ ममता, कैसे आना हुआ? भाभी, मैं ये कह रही थी कि क्या हम यहाँ पर कुछ समय रह सकते हैं?
दरअसल पिंकी के पापा मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं और वो मुझे बहुत ही ज्यादा मारते पीटते हैं, जिसकी वजह से पिंकी पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है और वो बहुत ज्यादा डर कर और सहम कर रहने लगी है। नहीं दीदी, आप ये कैसी बातें कर रही है और भला यहाँ पर कैसे रह सकती है? अब ये आपका घर नहीं रहा, अब तो ये पराया घर हो गया है। साथ ही इतनी महंगाई के ज़माने में हम आपका खर्चा कैसे उठाएंगे? अब जो कुछ भी है आपको वो सहना तो पड़ेगा ही। भला लोग क्या कहेंगे कि लड़की वापस अपने मायके आकर बैठी है? अब तो वही आपका घर है, हम आपको इस घर में नहीं रख सकते। ममता को अपनी भाभी की ये बात बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे, इसलिए वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर चली जाती है। लेकिन ममता को नहीं पता था कि चमन आज जल्दी घर वापस आ गया था और वो इस तरह ममता को घर में न देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था। जैसे ही ममता पिंकी को लेकर घर के अंदर जाती है, चमन और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। आखिर तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें अपने घर का जरा सा भी ख्याल नहीं है। तुम अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझती हो। दरअसल मैं अपने घर गई थी। तुम मुझे बिना बताए कैसे जा सकती हो? क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि जिम्मेदारी नाम की चीज क्या होती है? इतना ज्यादा लड़ाई झगड़े के बाद अब ममता बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उससे अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसके पति चमन को किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति था। उसे अपनी बेटी के बारे में भी कोई ख्याल नहीं था। बस अब आपका बहुत हो गया, अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करने वाली। आपने कभी भी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी और हमेशा मुझे ही कसूरवार ठहराया। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। आपकी वजह से हमारी बेटी अब हमेशा अपने ही घर में डर कर रहने लगी है। अच्छा, अब तो तुम्हारी जबान और ज्यादा चलने लगी। तुम ऐसे नहीं मानोगी। बस अब चमन आगे कुछ बोलता उससे पहले ही ममता उसकी बातचीत को काट देती है। मैं आपसे आखिरी बार कहती हूँ कि प्लीज आप अभी भी समय है, आप सुधर जाइए। चमन को ममता का इस तरह स्टैंड लेना अच्छा नहीं लगा। वो ममता के इस व्यवहार से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो दोबारा ममता की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। उसके बाद चमन ममता और पिंकी दोनों को ही घर के बाहर निकाल देता है। लेकिन इस बार ममता भी चमन से कोई रिक्वेस्ट नहीं करती। वो भी ऐसे बुरे माहौल से बहुत दूर जाना चाहती थी। वो अपनी बेटी पिंकी को भी बहुत ही अच्छी परवरिश कराना चाहती थी, इसलिए वो भी चुपचाप उस घर को छोड़कर वहां से बहुत दूर चली जाती है। काफी दूर चलने के बाद अब मैं भला क्या करूंगी? मैं अपनी बेटी का ध्यान कैसे रखूंगी? मेरे पास तो रहने के लिए जगह भी नहीं है। बहुत दूर चलते चलते ममता एक बैंगन के खेत के पास पहुंच जाती है। वहां पर बैंगन की फसलें पूरी तरह से खराब हो गई थी। तभी वहां पर उस खेत का मालिक आ जाता है। वो अपनी फसलें खराब होने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। तब ममता उसके पास जाकर कहती है कि वो इन फसलों को दोबारा हरा भरा कर सकती है, क्योंकि अभी भी समय है। इन फसलों को बहुत ही ज्यादा ध्यान और केयर देने की जरूरत है। उसके बाद वो व्यक्ति भी ममता को नौकरी पर रख लेता है। उस दिन के बाद से ममता खेत में बहुत मेहनत करती है और दिन रात एक करके वो उन फसलों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। इस तरह ममता वहीं पर किराए के घर में रहने लगती है। लेकिन ममता अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रही थी, क्योंकि वो उससे ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रही थी। फिर एक दिन जब ममता बैंगन के खेत में अपना काम कर रही थी। ममता? कौन? मैं जादुई बैंगन हूँ ममता। क्या कहा? बैंगन? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैं जादुई बैंगन हूँ। मैं लोगों की मदद करने आता हूँ। तुम बहुत ही अच्छी हो और बहुत ज्यादा मेहनती हो। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से कष्ट सहे हैं। साथ ही तुमने बहुत मेहनत करके इस खेत को फिर से हरा भरा कर दिया है। अब देखो, इसमें फिर से कितने नए ताजा ताजा बैंगन लग गए हैं। इसीलिए मैं भी अब तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी मदद कर रहे हैं। उसके बाद जादुई बैंगन अपने जादू की मदद से ममता के लिए बहुत बड़ा सा घर और उसके सामने एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत बना देता है। इसके बाद ममता उस बैंगन के खेत में खेती करके काफी अमीर हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ चमन को पता चलता है कि अब ममता काफी अमीर हो गई है, तो वो ममता से मिलने आता है। ममता, तुम कैसी हो? मुझे तो तुम्हारी और हमारी बेटी की बड़ी चिंता हो रही थी। चलो, मैं तुम्हें घर लेने आया हूँ। चलो मेरे साथ वापस चलो।
मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे या मेरी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हें हमारी कोई परवाह है। मैं सब जानती हूँ कि तुम यहाँ पर लालच की वजह से आए हो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो और यहाँ से वापस चले जाओ। मैं दोबारा तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसके बाद ममता चमन को थोड़े पैसे दे देती है, जिसके बाद चमन को लालच आ जाता है और वो उन पैसों को लेकर वहां से वापस चला जाता है। उसके बाद चमन फिर से ममता से वापस पैसे मांगने आता है, लेकिन इस बार जादुई बैंगन उसकी खूब पिटाई करके उसे वहां से भगा देता है। इसके बाद ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ बहुत ही आराम से अपना जीवन जीती है और वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और उसे बहुत ही अच्छे से पढ़ाती है। हे भगवान, अभी तक ये बर्तन झूठे ही पड़े हैं। मैंने कल रात को इस बुढ़िया से कहा था कि सारे बर्तन धोकर ही सोना, लेकिन इसे तो एक काम करने की भी आफत आती है। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों सुबह सुबह अपना दिमाग गर्म कर रही हो? दिमाग गरम ना करूँ तो और क्या करूँ? ये देखो, कल रात को कहा था तुम्हारी माँ से कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इन बर्तनों को धो देना। देख लो, एक भी बर्तन नहीं धोया है तुम्हारी माँ ने। तुम लोगों ने क्या मुझे नौकरानी समझा हुआ है कि घर का हर काम मैं ही करूँ? अपनी माँ को जाकर बोलो कि आकर ये बर्तन साफ करे, वरना आज मैं भी कुछ काम नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं बोलता हूँ। ये माँ भी ना रोज के रोज कुछ ऐसा करती है जिससे हमारा मूड खराब हो जाता है। महेश अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें बर्तन ना धोने के लिए बातें सुनाने लगता है। तुम यहाँ आराम से बिस्तर में लेटी हुई हो और वहां गीता बेचारी सुबह सुबह रसोई में परेशान हो रही है। जब उसने तुमसे कल रात कहा था कि बर्तन धो दो तो तुमने धोए क्यों नहीं? बेटा, इस उम्र में अब मुझसे काम नहीं होता। तू जानता तो है मेरी कमर और घुटनों में कितना दर्द रहता है। तू बहू के लिए एक काम वाली रख ले, उसे भी फिर कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बेटे की बात सुनकर गीता तुरंत ही वहां पर आती है और अपनी सास की बात को काटते हुए कहती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपके ये बहाने। हर रोज जब बाहर घूमती हो तब आपके घुटनों में दर्द नहीं होता क्या? और जब मैं कोई काम बता दूं तो उसी वक्त उनकी कमर और घुटने दर्द करने लगते हैं। बेटा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना काम किया है, कम से कम अब बुढ़ापे में तो मुझे आराम करने दो। तुम्हें काम करने में तकलीफ होती है तो एक काम वाली रख लो। इनको लगता है कि हमारे पास पैसों का कोई पेड़ लगा हुआ है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम एक काम वाली को रखें। और जब मेरे साथ काम करवाने के लिए घर में आप हो तो काम वाली की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने ये बहाने छोड़िए और चुपचाप जाकर बर्तन धोइए। अपनी बहू और बेटे के सामने सुमित्रा अकेली पड़ जाती है। बेचारी सुमित्रा को इतने दर्द में भी बर्तन धोने पड़ते हैं, जिस वजह से उसकी कमर और घुटनों का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है। बहू, अगर नाश्ता बन गया हो तो मुझे नाश्ता दे दे, मुझे दवाई लेनी है। हाँ हाँ, ला रही हूँ। 2 मिनट का सब्र नहीं होता इस बुढ़िया से। ये लो नाश्ता। बहू, ये तो सिर्फ सूखी रोटी है, इसके साथ खाने के लिए कुछ सब्जी या फिर चटनी ही दे दे। इस सूखी रोटी को मैं भला कैसे खाऊं? देखिए, आपको ये सूखी रोटी मिल रही है, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने सब्जी बनाई थी, वो महेश जी ऑफिस ले गए। और चटनी का तो नाम भी मत लीजिए। पता भी है आपको टमाटर कितने महंगे हैं। तो मुझे थोड़ी चाय ही दे दे बहू, कम से कम चाय के सहारे रोटी तो खा पाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, ला रही हूँ चाय। इस उम्र में भी इतने नखरे हैं, 2 रोटी शांति से नहीं खाई जा रही है इनसे। गीता अब रसोई में जाकर सुमित्रा के लिए चाय डालने लगती है। तभी वो उस चाय के अंदर पेट खराब करने वाली दवाई मिला देती है। बहुत शौक है ना बुढ़िया को चाय पीने का। आज तो मैं ऐसी चाय पिलाऊंगी कि जिंदगी में फिर कभी दोबारा मुझसे चाय नहीं मांगेगी। गीता सुमित्रा को वो चाय पीने के लिए दे देती है। सुमित्रा बड़े ही सीधे स्वभाव से उस चाय को पी लेती है। तभी अचानक उस चाय को पीते ही सुमित्रा के पेट में तेज दर्द होने लगता है। हे भगवान, ये मेरे पेट में इतना तेज दर्द क्यों हो रहा है? आह आह। हाँ, सुबह हुई नहीं कि आपके ये ड्रामे शुरू हो गए। मैं तो आपके इन ड्रामों को नहीं देख सकती। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में।
अपनी सास की तबीयत पर हंसती हुई गीता वहां से चली जाती है और बेचारी सुमित्रा पूरा दिन पेट के दर्द से परेशान होती रहती है। आप क्यों मुझे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए? यहाँ पर इन बच्चों को मेरी जरा भी कद्र नहीं है। हर रोज मेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। इज्जत से 2 रोटी भी नहीं देते खाने को। आप मुझे भी अपने पास बुला लीजिए। अब ये जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। ये आप अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? जाओ जाकर किराने वाले की दुकान से राशन ले आओ। घर में आटा, चावल, चीनी सब खत्म हो गया है। बहू, मैं इतना सारा सामान अकेले कैसे उठा कर लाऊंगी? ऊपर से मेरे पेट में भी दर्द है। तो महेश को बोल दे, वो काम से आते हुए राशन ले आएगा। वाह माँ जी, बेचारे महेश जी पहले ही काम से इतने थके हुए आते हैं और आप चाहते हैं कि मैं उसके बाद भी उन्हें कोई काम बताऊं? आपको तो हर काम न करने का बस कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती। अभी के अभी जाकर राशन ले आइए, फिर मुझे खाना भी बनाना है। अपनी बहू के साथ लड़ाई के डर से बेचारी सुमित्रा राशन लेने के लिए किराने वाले की दुकान पर चली जाती है। लेकिन जब किराने वाला राशन तोलता है तो वो खुद ही सुमित्रा से कहता है, माँ जी, आप अकेली इतना राशन उठा पाएंगी? पता नहीं बेटा, लेकिन ये राशन मुझे घर तक लेकर तो जाना ही पड़ेगा। नहीं तो मेरी बहू मुझे बातें सुना सुना कर मेरा जीना दुश्वार कर देगी। अगर मेरी दुकान पर इस समय छोटू होता तो मैं उसे आपके साथ भेज देता, लेकिन आज वो भी दुकान पर नहीं आया। सुमित्रा माँ जी, जब अंकल जिंदा थे तब आपको घर की रानी बना कर रखते थे, लेकिन जब से वो गए हैं तब से आपके बहू बेटे ने आपका जीना दुश्वार कर दिया है। क्या ही कर सकते हैं बेटा, अब जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो मुझे काटना ही है। अब सुमित्रा किराने वाले से सारा सामान लेकर अपने घर की ओर जा ही रही होती है कि तभी ज्यादा सामान होने की वजह से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो सारे सामान के साथ जमीन पर गिर जाती है और उसके घुटने पर चोट भी लग जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस बुढ़ापे में क्या यही दिन देखने बाकी रह गए थे? एक तो पहले ही मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है, ऊपर से अब ये चोट भी लग गई। सुमित्रा अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहां से गुजरता हुआ उनका एक पड़ोसी जतिन सुमित्रा के पास आता है और उठने में उसकी मदद करता है। माँ जी, आपके घुटने में तो चोट लगी है, आप ये सारा सामान मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आता हूँ। जतिन सारे सामान को उठाता है और सुमित्रा को उसके घर छोड़कर आता है। एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती आप। राशन लाने भेजा था, उसमें भी गली में ड्रामा कर दिया। जानबूझकर ही गिरी थी आप, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मुझ पर ये पैतरे काम नहीं आने वाले। ये लीजिए, मुझे सब्जी बनानी है, ये बैंगन काट कर दे दीजिए जल्दी से मुझे। लेकिन बहू, कम से कम मुझे पैर में दवाई तो लगा लेने दे। तो जाकर लगा लो ना अपने कमरे में, और जल्दी से मुझे ये बैंगन काट कर दो। सुमित्रा अब उन हरे बैंगनों को अपने कमरे में लेकर जाती है। वो अपने घुटने पर दवाई लगाकर जैसे ही उन बैंगनों को काटने लगती है, तभी वो बैंगन उसके हाथ से उछलकर दूर जमीन पर जा गिरते हैं। कम से कम अब तुम लोग मुझे मेरे बहू और बेटे की तरह परेशान तो मत करो। जिस भी बैंगन को काट रही हूँ वही उछलकर नीचे गिर जाता है। कितनी बार तुम्हें पकड़ पकड़ कर ऊपर रखूं? सुमित्रा दादी, तुम हमें पकड़कर ऊपर मत रखो, हम खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। ये भला कैसे बैंगन हैं जो मुझसे बातें कर रहे हैं? कहीं रास्ते पर गिरने की वजह से मेरे सर में तो कोई चोट नहीं लग गई? नहीं नहीं सुमित्रा दादी, आपके सर में कोई चोट नहीं लगी। हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। ये सब मेरे भाई बहन हैं। हम जब कल आपकी रसोई में बैठे थे तो हम सबने देखा कि आपकी बहू और बेटा आपके साथ कितना बुरा बर्ताव करते हैं। हमने तो ये भी देखा कि आपकी बहू ने आपकी चाय में पेट दर्द की दवा मिलाई थी। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं सब जानती हूँ, लेकिन अब मैं भी क्या कर सकती हूँ? उन दोनों को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उन दोनों को अगर आपकी परवाह नहीं है तो उन दोनों को हम सबक सिखाएंगे, क्योंकि आपने अपने बेटे का बचपन से इतना ख्याल रखा। इसीलिए बुढ़ापे में अब उसका भी फर्ज बनता है कि वो भी उसी तरह आपका ख्याल रखे।
आपके साथ इस तरह बुरा बर्ताव करने का हक किसी को नहीं बनता। प्यारे बैंगनों, जब मेरे पति जिंदा थे तब वो भी इसी तरह मेरी चिंता किया करते थे। उनके जाने के बाद पहली बार किसी ने मेरी इतनी चिंता की है। नहीं तो मेरे बहू बेटे हमेशा मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सुमित्रा दादी, आप चिंता मत करो, हम लोग आपकी बहू और बेटे को अच्छी तरह ठीक कर देंगे। इसके बाद वो फिर कभी आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे, बल्कि आपका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। चलो भाइयों बहनों, तुम्हें पता है ना अब तुम्हें क्या करना है? हाँ भैया, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। अब सभी बैंगन सुमित्रा के बहू और बेटे के पास जाते हैं और सभी बैंगन अपने अपने हाथ में एक डंडा लेकर उन दोनों की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? और इन बैंगनों के हाथ पैर कहाँ से आ गए? कहीं ये कोई भूत तो नहीं है? ये हमें मार क्यों रहे हैं? मुझे तो बहुत दर्द हो रहा है। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। नहीं नहीं, हम तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों ने सुमित्रा दादी को बहुत तंग किया है। अब हम तुम्हें उनके साथ किए गए बुरे व्यवहार की अच्छी तरह सजा देंगे। ये सब क्या बोल रहे हैं? आ आ तुम तो इस तरह भोले बन रहे हो महेश, जैसे तुम कुछ जानते ही नहीं। तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुमने अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार किया, भूल गए हो क्या? तुमने और तुम्हारी पत्नी ने बेचारी सुमित्रा दादी का जीना दुश्वार कर दिया है, इसीलिए अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। अरे, ये बैंगन तो हाथ धोकर हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। हाँ, और हम तुम दोनों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम सुमित्रा दादी से अपने किए की माफी नहीं मांगोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम माँ से माफी मांगते हैं, लेकिन तुम हमें मारना बंद करो। नहीं, पहले तुम जाकर सुमित्रा दादी से माफी मांगो। जादुई हरे बैंगनों की मार से महेश और गीता का शरीर बुरी तरह दुखने लगता है, इसलिए वो दोनों भागते हुए सुमित्रा के पास उससे माफी मांगने जाते हैं। माँ, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। हाँ माँ जी, हम दोनों अपने किए के लिए आपसे माफी मांगते हैं। आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जादुई हरे बैंगनों, तुम इन दोनों को छोड़ दो। ये दोनों अपने किए के लिए मुझसे माफी मांग रहे हैं। तुम इन्हें और मत मारो। इनके शरीर पर ये चोट के निशान देखकर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ठीक है सुमित्रा दादी, अगर आप चाहती हैं तो हम इन दोनों को और नहीं मारेंगे, लेकिन ये दोनों अभी भी सुधरे नहीं हैं। तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। महेश, जिस माँ ने बचपन से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारा पेट भरने के लिए अपनी रोटी भी तुम्हारी थाली में रख दी, जब तुम बीमार पड़े तो पूरी पूरी रात जागकर तुम्हारा ध्यान रखा, और जब तुम बड़े हुए तो अपनी माँ के प्यार को इतनी जल्दी भूल गए। गीता, सुमित्रा दादी ने तो तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह प्यार किया, कभी तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं किया। उसके बाद भी तुमने उनके साथ ऐसा किया। अगर तुम्हारी भाभी ने भी तुम्हारी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया होता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? जादुई हरे बैंगन की बातें सुनकर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। उस दिन के बाद से वो दोनों सुमित्रा का अच्छी तरह ध्यान रखने लगते हैं और खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं।